नमस्कार दोस्तों, जीवन पथिक के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, आज है 27 मार्च और आज के दिन मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस। यानी जो भी लोग थिएटर, मंच या किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन या अभिनय क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए एक खास दिन। और इस खास दिन के लिए मेहमान भी खास होने चाहिए। और हमारे मेहमान हमेशा ही खास होते हैं, बहुत विशेष, हर कला के हर क्षेत्र में जिन्हें महारत हासिल है और ज्ञान का भंडार, यानी गागर में सागर जिसको कहा जाए, वो भी कम है। ज्ञान का विस्तृत आकाश अगर उनके पास है, तो ज्ञान की गहराई का सागर भी उन्हीं के पास है। यानी कला और साहित्य के किसी भी क्षेत्र को आप ले लीजिए, वो उस पे बिल्कुल धारा प्रवाह और ऑथेंटिक बोलेंगे और मौलिक बोलेंगे। आप समझ ही गए होंगे, पहचान ही गए होंगे और आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट भी आ गई होगी। यहाँ हमारे वही चिर परिचित मित्र विद्वान डॉक्टर गौतम चटर्जी। आइए इनका स्वागत करें इस अंक में। गौतम जी, इस अंक में आपका स्वागत है। नमस्ते मेनका जी। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। नमो नमः। आपका अभिनंदन। आपका भी अभिनंदन। और आप आज हमारे इसलिए बहुत ही विशिष्ट मेहमान हो जाते हैं, क्योंकि आपको एक ऐसे ग्रंथ का ज्ञान है, एक ऐसे ग्रंथ पे आप बिल्कुल मास्टर हैं, जिसे बहुत कम लोगों ने पढ़ा या पढ़ा तो वो समझा नहीं जिस तरीके से समझा जाना चाहिए था। और उसके लिए आप किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जी हाँ। और हमारे ज्यादातर दर्शक मित्र समझ ही गए हुए होंगे, क्योंकि आप बीच बीच में उस ग्रंथ का रेफरेंस भी देते रहते हैं। जी हाँ, ये है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। तो आज इस विषय पे अगर चर्चा की जाए तो ये बिल्कुल लाजमी होगा, क्योंकि आज है विश्व रंगमंच दिवस और हम चाहते हैं कि आज के दिन आप हमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के बारे में कुछ ऐसा बताएं जो हमारे युवाओं के लिए भी, जो अभिनय क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी खास हो और सार्थक हो। ये विश्व रंगमंच दिवस एक अच्छा दिन है। 27 मार्च को मनाया जाता है, जब जी। मजदूरों के लिए ये आह्वान किया गया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो। तो उसी की तर्ज पर ये भी है कि विश्व के सभी रंगकर्मियों का एक दिन है 27 मार्च, विश्व रंगमंच दिवस। इसको यूनेस्को ने तय किया है। इसके अलावा कोई और रंगमंच दिवस मनाने की जरूरत नहीं होती है। जैसा कि बीच में कुछ लोगों ने शुरू किया था हिंदी रंगमंच दिवस, जिसका कोई अर्थ नहीं बनता। अगर विश्व के सभी रंगकर्मी एक दिन रंगमंच पर बात कर रहे हैं, तो उसमें अलग से किसी भाषाई रंगमंच दिवस को मनाने का कोई तर्क नहीं बनता, युक्ति नहीं बनती। वो समाप्त भी हो गया है। जब बताया गया कि बांग्ला रंगमंच दिवस नहीं है, मराठी नहीं है, या यूरोपियन नहीं है, अमेरिकन नहीं है, एक ही है पूरे विश्व के लिए, और विश्व से बाहर हिंदी वाले नहीं है, तो लोगों को समझ में आया। धीरे धीरे वो डाली पेड़ की सूख गई। तो ये जो विश्व रंगमंच दिवस है, इसको यूनेस्को ने इसलिए सिग्निफिकेंट डे माना है, बनाया है, ताकि रंगकर्म की दुनिया में क्या विचार चल रहे हैं, क्या काम हो रहे हैं, और वो समाज के लिए कितना हितकारी है, इस पर बात हो। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि विश्व में से किसी एक ऐसे रंगकर्मी को, जिसने अपना पूरा जीवन समाज को दिया है रंगकर्म के जरिए, भले ही इसे कोई न जानता हो, उसका एक वक्तव्य वो संप्रेषित करके पूरी दुनिया के सामने रखती है। कभी किसी छोटे से देश के किसी रंगकर्मी से, या कभी किसी से। भारत को भी ऐसा एक बार मौका मिला है, जब भारत की ओर से भी एक रंगकर्मी ने अपना वक्तव्य भेजा था, यानी गिरीश कर्नाड ने। हम लोग के दिमाग में ये आता था कि अगर विश्व रंगमंच दिवस का जो मंच है, उस मंच पर भारत के रंगकर्मी की अगर बात कभी करनी हो, तो बात तो नाट्यशास्त्र से शुरू होगी, भरत के रंगमंच से। क्योंकि बाहर से भी लोग आते हैं, नाट्यशास्त्र पढ़ते हैं। विश्व के कई ऐसे रंगकर्मी हुए हैं जो भारत सिर्फ दो ही कारणों से आए। एक तो स्पिरिचुअलिटी के कारण से, और एक
आर्ट और एस्थेटिक्स के कारण से, जिसमें से हम लोग नाम लेते हैं जर्जी ग्रोटोवस्की का। ग्रोटोवस्की भारत 3-4 बार आए हैं, और एक स्पिरिचुअल कारण उनका रहा है, रमन महर्षि से वो मिलने आते थे। दूसरा कारण रहा है कि नाट्य शास्त्र पढ़ने, नाट्य शास्त्र को समझने, और इसको फिर अपने देश में ले जाकर उसी के अनुसार रंगकर्म करने। उनका नाम भी इसीलिए हुआ। उनका उनकी किताब है टुवर्ड्स द पुअर थिएटर, जिसको उन्होंने लिखा नहीं है, उनको दूसरे बड़े रंगकर्मी ने इंटरव्यू किया है। जैसे हम लोग रिचर्ड शेकनर का नाम जानते हैं, पीटर ब्रूक का नाम जानते हैं, तो पीटर ब्रूक ने ग्रोट्स्की के साथ बातचीत की है, वही बातचीत इस किताब का नाम इसको पूरी दुनिया पढ़ती है। तो हमने जो 2 कारण बताए कि वो भारत आए थे, एक स्पिरिचुअल कारण से और एक आर्ट और एस्थेटिक्स के कारण से। स्पिरिचुअली और आर्टिस्टिकली बाद में उनके सामने ये सिद्ध हुआ तो दरअसल वो स्पिरिचुअली ही आए थे, क्योंकि भारत में किसी भी ग्रंथ को पढ़ने का मतलब है कि उसका उसके विषय के साथ साथ उसको स्पिरिचुअली भी देखना, फिलोसॉफिकली भी देखना। तो तब उनको पता चला कि नाट्यशास्त्र दरअसल नाट्य वेद है, और इसे पढ़ना वेद पढ़ने जैसा है, कलाओं का वेद पढ़ना है। तो तब उनको लगा कि दरअसल मैं फिलोसॉफिकली ही भारत जाता रहा हूँ या स्पिरिचुअली ही भारत जाता रहा। अब आते हैं कि विश्व रंग दिवस पर नाट्यशास्त्र की प्रतिष्ठा तो अब हो गई है, क्योंकि अभी कुछ ही महीने के अंदर इन्होंने, यूनेस्को ने डिक्लेयर किया कि भारत के 2 प्रमुख ग्रंथ विश्व स्तर के बहुत बड़े ग्रंथ हैं, एक एक गीता और दूसरा नाट्यशास्त्र है। तो अब भारत के लोग भी नाट्यशास्त्र पर ध्यान देने लगे हैं। तो होता क्या है कि लोग मान लेते हैं कि तो हमारे देश में सब है, ये वेद उपनिषद वगैरह है, ये लेकिन पढ़ता कोई नहीं, क्योंकि पढ़ने जाते हैं तो बहुत कठिन होता है, दूसरों से सुन के ही लगता है कि बहुत कठिन है। तो नाट्य वेद या नाट्यशास्त्र के बारे में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ 2500 साल पहले ऋषि मुनियों का जब ये देश रहा है, तब भरत मुनि नामक एक मुनि हुए हैं, और उन्होंने कलाओं के लिए ये एक आकर ग्रंथ या वृहद ग्रंथ या मैग्नम ओपस की रचना की थी, जिसका नाम है नाट्य वेद। ये एक अर्थ में वेद है, एक अर्थ में शास्त्र है, एक अर्थ में विधि है। वेद का मतलब ज्ञान है, हमारे कलाओं का ज्ञान है इसमें, और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि बाद में जोड़ा जा सके, इस तरह से उन्होंने इसको रचा है। शास्त्र का मतलब है कि बताया जाए कि ये कितने प्रकार का होता है, और विधि का मतलब यह है कि इसको कैसे किया जाए। बहुत सरल ढंग से ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि किसी ज्ञान को पढ़ने की प्रणाली क्या है, प्रविधि क्या है, फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करे मंच पर, एक एक्टर कैसे करे, बस ये 3 स्तर हैं उसके। तो इस तरह से नाट्यशास्त्र को पढ़ने की बात आरंभ होती है। और जैसा कि हमने यूनेस्को का रेफरेंस दे दिया कि वर्ल्ड थिएटर डे भी उसी ने घोषित किया है, और वो वर्ल्ड थिएटर डे के अलावा विश्व की सोच की का जो मंच है, उसमें उसने भारत के 2 ग्रंथों को रखा है। इससे अब नाट्यवेद और विश्व रंगमंच दिवस भी लगभग एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए। और खुशी इस बात की कि हम लोग इसको 80s से कह रहे थे कि नाट्यशास्त्र को विश्व स्तर पर देखा जाए, क्योंकि विश्व स्तर का ग्रंथ है। अब जब यूनेस्को ने इसको स्वीकार कर लिया और घोषणा कर दी है, तो अब भारत के लोग भी इसको देख रहे हैं कि विश्व स्तर का ग्रंथ है। नाट्यशास्त्र पढ़ने में जो दिक्कत आती है, वो पहली बात है कि उसकी भाषा भाषा संस्कृत है, जो स्वाभाविक है। उस युग के किसी भी ग्रंथ को आप पढ़ने जाएंगे तो संस्कृत में लिखी गई है, इसके अलावा कोई भाषा नहीं थी। भाषा तो संस्कृत थी, लेकिन जो स्क्रिप्ट थी वो अलग था। हमारे यहाँ ब्राह्मी लिपि एक स्क्रिप्ट है, शारदा लिपि एक स्क्रिप्ट है, देवनागरी लिपि एक स्क्रिप्ट है। तो दक्षिण भारत में जो स्क्रिप्ट है, आप देखिएगा तमिल का, कन्नड़ का, उसकी जो स्क्रिप्ट है, उसकी जो लिपि है, वो उसकी बनावट दूसरे ढंग की। लेकिन अगर आप मराठी में आइए या बंगाली में जाइए या हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत की हिंदी भाषा में आइए, तो उसकी जो देवनागरी स्क्रिप्ट है, देवनागरी लिपि है, वो संस्कृत के बिल्कुल पास है। वो इस तरह से पास है क्योंकि संस्कृत भी देवनागरी लिपि में ही अभी हमारे पास मौजूद है, ब्राह्मी लिपि या शारदा लिपि में या खरोष्ठी लिपि में नहीं। तो देवनागरी लिपि में संस्कृत है, देवनागरी लिपि में हम हिंदी पढ़ते हैं। तो हिंदी वालों के लिए
नाट्यशास्त्र को पढ़ना बहुत आसान है, किंतु तमिल, तेलुगु, मलयालम उन लोग के लिए कठिन है, क्योंकि स्क्रिप्ट अलग है। उनको अलग से देवनागरी सीखनी होगी या उनकी लिपि में नाट्यशास्त्र को रखना होगा, है ना। ये पहला जो पार्थक्य है, ये आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। हम लोग हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि, और इसी में वो नाट्यशास्त्र है। एक अब आता है एक दूसरी भाषा, वो है युगीन भाषा, किसी युग की भाषा। युगीन भाषा की जरूरत इसलिए होती है, हर युग की भाषा, क्योंकि आप जैसे रामायण महाभारत पढ़ते हैं, तो उसके किसी सवाल को आप उठाते हैं तो आपको उत्तर नहीं मिलता। जैसे कि ये कैसे हो सकता है कि कुंती के कान से कर्ण का जन्म हुआ, या सिर्फ एक धोबी के कहने से राम ने क्यों ये निर्णय लिया, या आदि आदि। रामायण महाभारत को लेकर हजार प्रश्न बनते रहते हैं। उस वक्त ये बता देना चाहिए कि ये सारे प्रश्न तुम आज के युग की सोच के अनुसार कर रहे हो। उस युग में जाकर के अगर सोचोगे तो तुम्हारी भाषा बदल जाएगी सोचने की। उसी तरह से नाट्यशास्त्र जिस युग में रचा गया है, हमको उस युग में जाने के लिए उसकी भाषा को समझने की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर हम लोग को मलयालम भाषा के किसी ग्रंथ को पढ़ना पड़े, बहुत बड़े उपन्यासकार हुए तकसी शिवशंकर पिल्लई, जिनके उपन्यास को ज्ञानपीठ मिला है। जैसे ONV कुरूप, बहुत बड़े कवि हुए मलयालम भाषा में। तो अगर हम मलयालम भाषा में पढ़ने जाएंगे तो हमको जो हिंदी और अंग्रेजी में अनुदित होकर बात मिल रही है, वो भाषा हमें कुछ और भी देगी साथ में। उसको हम लोगों ने पिछली बार भी चर्चा की है कि कैसे हमारे यहाँ द्विवचन भी है, और कैसे हमारे यहाँ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीन तरह से है, जिसका अर्थ कुछ और भी होता है। यानी भाषा के अलावा बहुत कुछ और भी देती है हमारी भाषा ना। इसी तरीके से अगर हम नाट्यशास्त्र की भाषा में प्रवेश करेंगे और सीधे संस्कृत में पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाए तो हिंदी में पढ़ेंगे, दोनों देवनागरी लिपि है, तो हम लोग को वो कुछ और भी देगी वो भाषा। तो इसलिए हमने इसकी प्रारंभिक जानकारियां दे दी शुरू में ही, कि नाट्यशास्त्र को पढ़ने के लिए सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि व्यक्ति या तो किसी व्यक्ति से पढ़े, क्योंकि भारतीय विद्या गुरुमुखी विद्या है, और हमारे यहाँ की परंपरा पढ़ने की गुरुमुखी रही है। जब भी ऋषि मुनियों का ग्रंथ पढ़ना, किसी गुरु से पढ़िए। अब अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप किसी के द्वारा मत पढ़िए। अगर आपको अनुवाद, आपको संस्कृत नहीं आती और आप हिंदी अंग्रेजी अनुवाद पढ़ रहे हैं, उसको भी आप सीधे पढ़िए, डायरेक्ट पढ़िए, या स्वयं पढ़िए जिसको कहा जाए। क्योंकि डायरेक्ट का तो हिंदी अनुवाद सीधे हो गया, लेकिन स्वयं में बात आ जाती है। आप स्वयं पढ़िए बिना किसी की मदद के। नाट्यशास्त्र पढ़ना है, हम सीधे नाट्यशास्त्र को लेकर बैठे पढ़ने जा रहे हैं। उसमें क्या होता है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, तो अचानक से वो अपने आप को प्रकट भी करने लगती है वो भाषा। वो कैसे होता है, हमारे भीतर प्रकृति ने इंटेलिजेंस दे रखा है, एक लाइट। हम लोग सिर्फ एक दैहिक रूप से व्यक्ति ही नहीं है, बल्कि प्रज्ञादीप्त चेतना भी है, उसमें वो सोई रहती है रोशनी। तो जब व्यक्ति खुद कुछ चाहता है, करना चाहता है, तो रास्ते निकल आते हैं ना। जैसे समाज में, वैसे ग्रंथ को पढ़ने में भी जब आप खुद से पढ़ने जाएंगे, जिसको स्वाध्याय भी कहते हैं, तो उसके भीतर से सारा जो रहस्य है, जो अर्थ है, वो आपके सामने खुद ही प्रकट में रहेगा। तो खुश होके वो ग्रंथ अपने आप को, अपना विवरण आपके सामने पेश करने लगेगा, जैसे प्रेम में होता है। जिसके लिए बहुत सारे हमारे कवियों ने कई उदाहरण रखे हैं कि जब साहित्य भाषा या काव्य का ये माधुर्य है कि जैसे कोई अपनी प्रियतमा या अपनी पत्नी, उस समय वो भले ही बहुत सारे अलंकार आभूषण धारण किए हुए हो, बहुत सारे कपड़े पहने हो, लेकिन अपनी प्रिय के सामने अपना सारा विवरण प्रस्तुत कर देती है। वैसी भारतीय काव्य, भारतीय मनीषा, भारतीय साहित्य, ग्रंथ, भाषा, वो भी ऐसा ही करता है। जब देखती है कि इसके भीतर से सरस्वती जग रही है, तो अपने आप को प्रकट करती चली जाती है, और वो इंटेलिजेंस व्यक्ति के भीतर होता है। यही मैं एक लंबे समय से तमाम अपने व्याख्यानों में बोलता आ रहा हूँ। अभी भी मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी गया था, तो वहां भी यही बात कहा। तो ये सब लोग के साथ एक ही दिक्कत है कि पढ़कर समझ में नहीं आता। तो उसमें दिक्कत तो पहली भाषा की है, भाषा का मतलब संस्कृत। दूसरी दिक्कत है अनुवाद की, अनुवाद अच्छे नहीं हुए हैं।
अंग्रेजी या हिंदी में। अनुवाद अच्छे नहीं हुए तो मतलब एक भाषा के स्तर पर भी नहीं हुआ है, और जो इसकी शब्दावली रही है, वोकैबुलरी है, शब्दावली के स्तर पर भी अनुवाद अच्छा नहीं हुआ। ये तो भी दूसरे स्तर का की कठिनाई, लेकिन मैं सरल सा अप्रोच बता रहा हूँ। जब आप सीधे पढ़ने जाएंगे तो भरत मुनि जो कह रहे हैं जैसे पढ़िए, वैसे ही अगर आप पढ़ेंगे तो ये दिक्कतें अपने आप चली जाएंगी। जैसे वेद पढ़ने के लिए जरूरी है कि वेद के अंगों को पढ़ना, वैसे ही नाट्यशास्त्र या नाट्यवेद पढ़ने की जरूरी है नाट्यवेद के अंगों को पढ़ना। उन अंगों को पढ़ने के लिए पढ़ने की दो विधियां हैं, एक तो भाषिक स्तर पर और एक कलात्मक स्तर पर। कलात्मक स्तर पर 5 अंग है, जिससे पूरा ड्रामा हो जाएगा और जिससे पूरा ये ड्रामाटर्जी समझ में आ जाएगा। वो 5 अंग है। अभिनय, अब अभिनय के 3 अंगों को ले लीजिए, आंगिक, वाचिक और आहार। ये 3 हो गए। चौथा गान और 5वां नृत्य। बस 5 अंगों को जान लेने से नाट्य शास्त्र का जो सार है वो हम तक आ जाएगा। आंगिक, वाचिक, आहार है। आंगिक माने अंगों से कुछ करना, वाचिक माने बोल से कुछ करना, आहार माने कॉस्ट्यूम्स, वस्त्र, या शरीर के अलावा हमारे पास जो कुछ भी है मंच पर, या मंच पर नहीं है, हम लोग सड़क पर अगर प्ले कर रहे हैं तो आसपास कुछ भी। जैसे मैं एक प्ले कर रहा था, हम लोग यहाँ नुक्कड़ नाटक ना करके घाटों पर नाटक करते थे पहले, नुक्कड़ पर ना करके अलग अलग घाटों पर। तो मेरे साथ के में जितने भी मेरे विद्यार्थी थे, करीब 20, 25, 30, 40 लोगों का एक दल बना था। उसमें एक लड़का था। हम लोग हल्ला बोल नाटक के बाद एंटन चेखव के कहानी को, या कहा जाए उनके प्ले को कर रहे हैं। उसमें मेरा एक विद्यार्थी था, पार्थ चक्रवर्ती, जिनका अभी डेथ हो गया है। वो बात करते करते जनता के बीच में जाके उनके अपनी टोपी उसको पहना दिया, या किसी के सिर पर टोपी उसको खुद पहन लिया डायलॉग बोलते बोलते, और लोग उसमें बहुत आनंदित होने लगे, क्योंकि ऑडियंस में लगा कि हम जुड़ गए हैं इन लोगों से। तो वो दरअसल आहार एक उपयोग है। अपने शरीर के अलावा भी अगर आसपास कोई छड़ी रखी है, कोई कैप है, तो उसका प्रयोग करना। तो ये हुआ आंगिक, वाचिक, आहार्य, 3 चीज। चौथा है गान, गाना गाना, म्यूजिक। अच्छा, गाने में ही हम डांस को भी रख सकते हैं कि डांसर और एक्टर नाट्यशास्त्र के लिए अलग अलग नहीं है। जो एक्टर होगा उसको गाने भी आता होगा, उसको बजाने भी आता है होगा, और उसको नृत्य भी करने आता होगा, तीनों आता ही होगा। इसके लिए बहुत बाद में, ये 250 साल पुराना ग्रंथ है, 12वीं शताब्दी में संगीत का ग्रंथ लिखा है संगीत रत्नाकर, आचार्य शारंग देव ने। उन्होंने संगीत की परिभाषा ही बना दी है, गायन वादन नृत्य यही संगीत। तो नृत्य को अभी हम एक्सक्लूड कर देते हैं अगर उसमें आ जाता है तो गायन में गान हो गया, उसका बाद तो आंगिक, वाचिक, आहार्य, गान, वाद्य, ये 5 अंग अगर कोई सीख लेता है तो वो नाटक प्रस्तुत कर सकता है दुनिया के सामने। दूसरा जो पार्ट है नाट्य को पढ़ने का, टेक्स्ट को पढ़ने का, वो भरत मुनि कह रहे हैं कि आपको 2-3 चीजें आनी चाहिए, कुछ अंग आने चाहिए भाषा संबंधी। उसमें सबसे पहला है निरुक्त, और यही से साहित्य शुरू होता है। इसलिए हमारे भारतीय काव्य शास्त्र का पहला ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, इसलिए इसको पहले नंबर पर रखा गया है। उसके बाद जितने भी काव्य शास्त्र हुए हैं उन सबके ग्रंथों को उसके बाद स्थान दिया गया, चाहे वो कुंतक हो, वामन हो, भामह हो, दंडी हो, राजशेखर हो, जितने भी लोग हैं सबको अलग अलग। किसी ने औचित्य को बताया कि ये इंपॉर्टेंट चीज होता है, किसी ने रस को कहा, आनंद वर्धन ने ध्वनि को कहा। तो इसलिए सबके ग्रंथ अलग अलग ऐसे होते चले गए। ठीक है। तो अब ये जो काव्य शास्त्र का पहला ग्रंथ बना, यानी कि एक काव्य शास्त्र है, साहित्य है। इसको पढ़ने के बाद अब इसको नाटक प्रस्तुत करते हैं, तब वो दृश्य काव्य हो जाता है। तो दृश्य काव्य के लिए तो 5 अंग क्लियर हो गए। अब काव्य को पढ़ने के लिए, समझने के लिए जो चीजें चाहिए, उसमें 5 अंग। उसका पहला है निरुक्त, और ये 6ठे अध्याय में भरत मुनि बता रहे हैं। इसको जाने बगैर आप इसको पढ़ ही नहीं पाएंगे, आप डिकोड नहीं कर पाएंगे। जैसे 6 अंग हम लोग पिछली बार बात कर रहे थे, आपने उसमें जोड़ भी दिया, बता भी दिया। व्याकरण, उसमें भी निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है, शिक्षा है, कल्प है ना, व्याकरण भी है।
तो इसमें यहाँ पर व्याकरण की बात नहीं की गई, यहाँ पर निरुक्त की बात की गई। और वेद को पढ़ने के लिए भी निरुक्त पढ़ना होगा, और इसको पढ़ने के लिए भी निरुक्त पढ़ना होगा। निरुक्त का मतलब होता है कि जब किसी ग्रंथ में टेक्निकल टर्म्स ज्यादा हो जाते हैं तो उनको डिकोड करना, है ना। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि पहले आप उसका एक शब्दकोश बना लीजिए। उसको भी वेद के समय में किया गया था, उसको निघंटु कहते हैं। जब कोई व्यक्ति बीए या एमए में पढ़ने जाता है हिंदी साहित्य में, तो उसको ये सब पढ़ाया जाता है, उसको कोर्स में होता है। उसके अलावा किसी को भी नहीं पढ़ाया जाता है। कलाकारों और रंगकर्मियों को तो जानकारी ही नहीं कि ये भी पढ़ना पड़ता है, तो और जानने की जरूरत भी नहीं महसूस होती, ना उनके टीचर्स बताते हैं। जानने की जरूरत तब महसूस होती है जब नाट्य शास्त्र में हम आते हैं। क्योंकि नाट्य शास्त्र में एक तो नाट्य वेद है कि नाटक कैसे करें, और एक नाट्य शास्त्र है कि नाट्य शास्त्र में जो जितनी भी बातें बताई गई हैं कैसे किया जाए, शास्त्र है उसमें जो पारिभाषिक शब्दावलियां हैं उनको हम डिकोड कैसे करें। तो उनके जो अगर सारे शब्दों को हम एक जगह कर दें, उसको निघंटु कहते हैं। और उसको जब आप उसको डिकोड करके बता रहे हैं, उसको कहते हैं निरुक्त। निरुक्त एक पूरा शास्त्र होता है, इसको महर्षि यास्क ने पहली बार किया था, जिससे शब्दों को समझने में आसानी होती है। अब क्या होता है, डिकोड करने का तरीका क्या है कि हमारे यहाँ जो शब्द का परिचय मांगा जाता है, संस्कृत साहित्य में था, हिंदी में इनको कम होता है। किसी शब्द को आप बताइए क्या है, तो कहा जाता है कि इसका इसका प्रकृति प्रत्यय बताइए। जैसे किसी इंसान को जानने के लिए उसकी प्रकृति क्या है जानना जरूरी होता है, उसका स्वभाव क्या है। इसी शब्द तत्व को जानने के लिए प्रकृति प्रत्यय को जानना। प्रकृति प्रत्यय क्या है कि किसी भी शब्द या वाक्य या भाषा में क्या होता है संस्कृत में, कि किसी भी शब्द के शुरू में उपसर्ग होता है, फिर धातु होता है, फिर प्रत्यय होता है, फिर वचन होता है, लिंग होता है। ये बता देने से हम उस शब्द का परिचय देते हैं। तो पहले तो उपसर्ग होता है, फिर जो धातु हमने बोला उसी को प्रकृति कहते हैं। तो धातु बताने का मतलब हुआ उसका रूट मीनिंग बताना, उसका क्रियापद अर्थ बताना, उसका वर्बल मीनिंग बताना, ठीक है। या उसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, जो शब्द आज हम बोल रहे हैं उसकी स्टार्ट कहाँ से वो डिराइव किया गया है, उस मूल शब्द को जानना। उसको जानने से हम जो हमारे ग्रंथकार ने लिखा है उसको जान सकते हैं। ये सुनने में कठिन तो लग सकता है, एक रंगकर्मी सोचेगा कि अब ये सब कौन पढ़ने बैठे, कई साल जाएगा। तो क्या जरूरत है नाट्यशास्त्र पढ़ने की, नाट्यशास्त्र पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। कोई भी स्कूल ज्वाइन करे, कोई भी ड्रामा ग्रुप ज्वाइन करे और नाटक सीख लेगा, कुछ ही समय पे आपको अदृश्य भी हो जाएगा। लेकिन नाट्यशास्त्र के अनुसार जो नाटक होता रहा है, उसके कारण ही आज हम लोग कालिदास को जानते हैं, शूद्र को जानते हैं, भास को जानते हैं, आदि आदि कई लोगों को जानते हैं। इसके अलावा इस तरह के काव्य ग्रंथों को या नाटकों का जो व्याख्या किया है मल्लीनाथ ने, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में पूरा बताया है, उनको हम लोग जानते हैं। कुमारी भट्ट को जानते हैं, जिनकी वजह से लोग कालिदास को पढ़ना चाहते हैं, महाकाव्यों को पढ़ना सीख गए हैं उसी कारण। तो एक दिन में नहीं होता है। तो स्कूल में दरअसल ये पढ़ाना चाहिए, न पढ़ा के वो जो चीजें बताते हैं वो पश्चिमी सभ्यता के अनुसार रंग करना है। और भारत में नाट्यशास्त्र सॉरी नाटक या ड्रामा के जो स्कूल हुए हैं भारतवर्ष में, उसमें पिछले 60 सालों से पश्चिम की प्रवृत्ति बताई गई है, ड्रामा की भारतीय प्रवृत्ति बताई ही नहीं गई। अब भीतर ही भीतर शर्मिंदा होकर के बुजुर्ग लोग लौट रहे हैं और यूथ कंफ्यूज है कि हम क्या करें। हमको तो बताया गया कि स्टैनिस्लैवस्की के अनुसार एक्टिंग करो, बर्टोल्ड ब्रेस्ट ग्रोटवस्की या माइसनर के तरह से करो। अभी नाट्यशास्त्र कहाँ से आ गया। और नाट्यशास्त्र बोलते ही सबके पास कुल समझ ये होती है आंगिक वाचिक सात्विक आहार है, खत्म। या नृत्य नृत्य और लास्य ये होता है, इसके अलावा के बारे में नाट्यशास्त्र कुछ नहीं मालूम। भरत मुनि नाट्यशास्त्र लिखा है और उन्हें कहा है कि अभिनय का मतलब ये, खत्म, इसके बाद कुछ नहीं आता है। लेकिन अभिनय का मतलब क्या होता है तो वो बता नहीं पाते, बोलते अभिनय के 4 भेद होते हैं। हम भेद में क्यों जाएं, अभिनय क्या क्या होता है। तो अगर हम भरत मुनि के अनुसार पढ़े, डायरेक्ट सीधे टेक्स्ट को पढ़े, तो वो बता रहा है कि किसी बात को, अपने भाव को किसी के पास तक ले जाना अभिनय है। कितना आसान है और कितनी सही बात है। अभी मैं अपनी बात को आपके पास ले जा रहा हूँ, आपके पास ले जा रहा हूँ ना, पहले तो आपकी ओर है, किसी और की ओर नहीं है। द्विवचन में बात हो रही है, मैं और आप।
बाद में बहुवचन होगा। तो आपकी ओर ले जा रहा हूँ, सिर्फ आपकी ओर ही बात को नहीं ले जा रहा हूँ, बल्कि अपने अपना जो भाव है उसको आपके पास ले जा रहा हूँ। जब वो भाव आपके पास पहुंचेगा तो आपको खुशी मिलेगी कि आपको दुख होगा। अगर दुख का भाव है तो दुख होगा, डर का भाव है तो डर होगा, घृणा का भाव है तो घृणा होगा। तो किसी भाव को आपके पास या ऑडियंस के पास ले जाना ये अभिनय है। इस तरह से कौन बताता है, कौन टीचर कौन गुरु, कोई नहीं, भरत मुनि बता रहे हैं। अब इसको हम कैसे जानते हैं अभिनय का मतलब कि भाव को पास ले जाना, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? वो ऐसे लिखा है जब हम अभिनय शब्द की निरुक्ति करते हैं। अब अभिनय शब्द में की निरुक्ति कैसे करेंगे, यानी प्रकृति प्रत्यय चाहिए, यानी पहले उपसर्ग होगा, फिर वो धातु होगा। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या है, वो अभी है। अभी मतलब होता है किसी के पास, किसी की ओर। और नी जो है वो नी है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं, उसके ऊपर दीर्घी री। तो री धातु का मतलब होता है ले जाना, टू कैरी। और अभी का मतलब टूवर्ड्स। ठीक, और उसके बाद जो प्रत्यय है वो भी छुपा है, वो अ है। अ माने अच प्रत्यय है, जिसमें हम लोग 14 मास्टर सूत्र पढ़ते हैं। तो अयोन रीलिक एयोंग में जो पहला अ है वो, तो अयोन रीलिक एयोंग अयोच, तो पहला अ और आखिरी वर्ड अच प्रत्यय है वहां पर। तो उसका मतलब होता है कि हम किसी चीज को ठीक ठाक ढंग से अच्छे से किसके पास ले जा रहे हैं। तो ये तो हुई निरुक्ति से हमने उसके मतलब को जाना, इसलिए निरुक्ति पढ़ना पड़ता है। अब अगर निरुक्ति वाली बात को थोड़ी देर हटा दें, जो व्याकरण का हिस्सा है, तो ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि अपने भाव को किसी के पास ले जाना। जब मेरा भाव आप तक नहीं पहुंचता है तभी कम्युनिकेशन गैप होता है। इस दृष्टि से एक्टर जो है वो कम्युनिकेटर भी है। और जो व्यक्ति सामाजिक जीवन में सामाजिकों के पास या साधारण रूप से अपने भाव को किसी के पास ले जा रहा है, तो दरअसल वो अभिनय कर रहा है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जीवन में इस तरह का अभिनय करना, भाव को किसी के पास ले जाना, और रंगमंच पर अभिनय करना, यानी अपने भाव को जो नाटक में है उसको लोगों तक ले जाना, दोनों में फर्क होता है। फर्क क्या होता है कि जब हम अपने भाव को किसी के पास ले जाते हैं तो उसके पीछे की जो नियत होती है, उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, वो होता है आपसे जुड़ना। और जुड़ने से हम अटैच भी हो जाते हैं, आसक्ति भी आ जाती है ना। लेकिन रंगमंच पर जब हम किसी चरित्र को निभा रहे हैं, तब उसके जो भाव को हम ऑडियंस तक ले गए, यानी आपके पास ले गए, आप ऑडियंस है, मैं एक्टर हूँ, ले गया, तो रस निष्पत्ति हुई, लोगों ने ताली बजाई, लोगों को बहुत खुशी मिली नाटक देख के, एक्टिंग देख के। लेकिन जैसे ही हम उस किरदार से अलग हुए तो मेरी आसक्ति नहीं हुई, न तो उस किरदार से, न तो उस भाव से, और न तो हम ऑडियंस से। ऐसे में पूरी गीता का जो सारांश है वो है कि आसक्ति के बगैर आप सिर्फ कर्म करिए, तो क्या होगा, वो यज्ञार्थात कर्म होगा, यज्ञ का अर्थात कर्म होगा, यानी वो दूसरों के लिए कर्म होगा। और आप युक्त युक्त योगी होंगे, यानी आप ईश्वर से जुड़े होंगे, विष्णु से जुड़े होंगे, आप आसक्त नहीं रहोगे। इसलिए अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं कि मुक्त होकर के तुम, मुक्त संग होकर, मुक्त संग का मतलब आप आसक्तिहीन होकर के कर्म करिए। गीता का जो पूरा सारांश है उतना कठिन होगा पढ़ना और समझना, प्रैक्टिस करना। एक अभिनेता स्वतः करता है वही चीज, वो आसक्ति भी नहीं होती और कर्म भी करता है। तो आसक्ति ना हो कि कर्म करना, जो अभिनय की जो विशेषता है भारतीय दर्शन या भारतीय कला के दर्शन में, ये कहीं विश्व में नहीं है। इस तरह से ये अध्यात्म का भी ग्रंथ होता है। इसी नाट्यशास्त्र को पढ़ने के लिए हमको कला की दृष्टि भी लानी होगी और दर्शन की दृष्टि भी लानी होगी, तो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने इसको गीता से जोड़ के बताया कि कैसे भारतीय दृष्टि, भारतीय दर्शन भी हमको मिल रहा है और आसान कर दे रहा है अध्यात्म की प्रैक्टिस करने के लिए। आपको योग की प्रैक्टिस नहीं करनी, आपको सांख्य और संन्यास योग, कर्म योग, ये सब कुछ नहीं जानना है। सिर्फ अभिनय करता हुआ व्यक्ति मंच पर वो किस तरह से योग युक्त हो जाता है, इतने सरल ढंग से। यानी कला की जो दुनिया भरत मुनि दे रहे हैं हमारे सामने, कला की जो दृष्टि, वो सीधे ईश्वर से जोड़ रही है, सीधे हमें मोक्ष प्रदान कर रही है। ये पूरे हुआ नाट्यशास्त्र का सारांश। जो आपने पूछा तो मैंने सरल रूप से विश्व रंगमंच दिवस पर बताने की कोशिश की। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बोला।
मतलब ऐसा लग रहा था कि कब समय जो निकल गया समझ में नहीं आया, लेकिन उसको किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या अंग होते हैं, अभिनय का अर्थ क्या होता है, सारा कुछ इतने अच्छे से बताया कि अभी लग रहा है कि मैं उससे बाहर ही नहीं आ पा रही हूँ। अभी भी मैं वही हूँ जहाँ पूरे नाट्य शास्त्र के बारे में बता रहे हैं। एकदम रोमांचित हो गई मैं सुन के। कितना अच्छा आपने बताया। और मुझे लग रहा है कि मेरे दर्शक मित्रों को भी उतना ही आनंद आ रहा होगा ये अंक सुनने के बाद। तो मित्रों, जिस नाट्य शास्त्र के नाम से हम घबराते थे, वो हमारे विद्वान मित्र ने कितने अच्छे से बताया। और सबसे अच्छा ये लगा कि जो आपने एक बात स्टार्टिंग में ही कही कि उनको डायरेक्ट पढ़ना चाहिए, और वो ग्रंथ अपने आप को प्रकट करने लगता है जब हम उसको डायरेक्ट पढ़ते हैं। ये जैसे लगा कि हम किसी का या तो किसी जादूगर के मुंह से ये बात सुन रहे हैं, इसके तिलस्म में खोते जा रहे हैं। ये लग रहा था कि डायरेक्ट असर हो रहा है। पता नहीं वो कुछ अलग सा था उसका प्रभाव आपके कहने का, जिसको सिर्फ महसूस हमने किया और हमारे दर्शक, तमाम दर्शक मित्रों ने भी किया होगा। तो कैसे आपका आज के इतने अच्छे अवसर पे बताया गया बातों का शुक्रिया अदा करूं, ये भी मैं नहीं समझ पा रही हूँ। लेकिन निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा था। और इस बहुत अच्छे अंक के लिए आपका बहुत बहुत हृदय से शुक्रिया। मुझे खुशी है कि ये भाव आप तक पहुंचा, आपके पास पहुंचा, और बिल्कुल। तभी आपने ये सारे शब्द कहे। क्योंकि जब भाव पहुंच जाता है तो उसका अर्थ अपने आप पहुंच चुका रहता है। आपका अभिनंदन, आनंद।